Can you see the PPT? Yes, ma'am. Okay. So last class में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को. सो हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी कि किस तरह से हम एक लाइन एलिमेंट को डिफाइन करते हैं. उसके बाद हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट की बात की और सरफेस एलिमेंट की बात की. तो ये 3 मोटी मोटी बातें हम कर चुके हैं. अब हम जिन 3 क्वांटिटीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, जिन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हमने पहले भी की है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, उनको हम फिर से देखते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस बस इतना सही है कि अब तक आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे विच वाज रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम था. अभी हम उन्हीं सब चीज़ों को एक जनरलाइज फॉर्म में स्टडी करेंगे. एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी, वो बहुत ही जनरलाइज वे में होगी, और उस जनरलाइज वे में जो मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी हम उसको 3 कंडीशंस में देखेंगे कि क्या वो फार्मूला बन जाता है ग्रेडियंट, डाइवर्जन या जो कल का जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो किस तरह से चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो इसी अप्रोच के साथ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड. ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है. किसी को आइडिया है ये क्या होता है? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? आपने पढ़ा होगा, मैंने कल आपको कहा था कि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रिवाइज करनी है. ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड. यस मैम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन, ये तो सिंपली रेट ऑफ चेंज डेरिवेशन हो गया, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की जाती है जब भी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं. वो डायरेक्शन कौन सी होती है? Ma'am, where increase is steepest. वेयर इट इंक्रीजेस द रेट इज रेट ऑफ इंक्रीज इज मैक्सिमम. आपने शायद कुछ इसी तरह का कुछ कहा, बट रेट ऑफ इंक्रीज इज मैक्सिमम. ठीक है ना? एम आई राइट? आपने ये कहा जिस दिशा में उसका परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है हम उस दिशा की बात करते हैं. राइट स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. अच्छा, चेंज की बात करें उससे पहले स्केलर फील्ड क्या होता है? कोई एग्जांपल स्केलर फील्ड का जो आप दे सकते हैं? मैम, सब विभव पृष्ठ. यस, पोटेंशियल. आप इक्वी पोटेंशियल की बात कर सकते हैं, समविभव पृष्ठ जिसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस. और कुछ और कोई एग्जांपल? स्केलर फील्ड में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आपने बताई थी, उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमने? यस विभव, मुझे एक पोटेंशियल एक बात पता चली कि यस विभव स्केलर फील्ड हो सकता है. और चैट बॉक्स में मत लिखिएगा. कार्य शक्ति विस्थापन नहीं हो सकता. मैम, डिस्टेंस, वर्क, टेम्परेचर. वर्क, टेम्परेचर इज ओके. टेम्परेचर को हम स्केलर फील्ड के रूप में ले सकते हैं. सो जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम फील्ड की बात करें तो हम फील्ड में बात करें टेम्परेचर, पोटेंशियल, इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं. एक भी पोटेंशियल भी हो सकते हैं, एक ही सरफेस पे सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं? ग्रेडियंट का क्या मतलब है? किस दिशा में परिवर्तन की बात की जा रही है और उस दिशा में जिसमें परिवर्तन मैक्सिमम हो रहा है उस दिशा को हम कहते हैं, या उस दिशा में जो भी डेरिवेटिव निकल कर आता है उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट. सो एक मैथमेटिकल फार्मूला जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, उसको हम बस कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब कर रहे हैं. इससे पहले भी आपने ग्रेडियंट पढ़ा है. तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? हेयर इज कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमने कहा था कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट करते हैं u1, u2 एंड u3 से. ओके, सो जो हम प्रीवियस क्लास में जिस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, और इसी तरह से हमने 2 सरफेसेस बनाई हैं. दिस इज S1 एंड दिस इज S2. S1 पर जो स्केलर फील्ड है उसकी वैल्यू है 5, जिसे हम नॉर्मली डिनोट करते हैं 5 से. और इसी तरह से स्केलर फील्ड S2 पर जो है स्केलर फील्ड है 5 प्लस डेल 5. कुछ चेंज हो गया है ऑब्वियसली. अगर यहाँ पर और भी सरफेसेस हैं तो ये थोड़ा ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, बट देयर इज सम चेंजेस. इस दिशा में जाते हुए कुछ चेंजेस हो रहे हैं.
अब अगर हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई की बात करनी है, देन वी कैन टेक ए पॉइंट P ऑन दिस सरफेस। हम पॉइंट P की बात कर सकते हैं यहाँ पर। इस इक्विपोटेंशियल आपने उसमें पढ़ा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। सो यहाँ पर अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर जो वेक्टर है वो है वेक्टर r। वेक्टर r इज़ ए फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3। अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो दिस इज सम पॉइंट ऑन सरफेस S2 जिस पे स्केलर फील्ड की वैल्यू है फाई प्लस डेल फाई। और यहाँ पर पॉइंट P Q की हम बात कर रहे हैं और Q भी एक स्केलर क्वांटिटी जिसको हमने कहा वेक्टर r प्लस डेल्टा r। इतना जो इंक्रीज़ है वो हम कह रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि कुछ चेंज हो रहा है स्केलर फील्ड की क्वांटिटी में। और उस चेंज को किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? r के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर हम इस चेंज को देखना चाहिए, जो चेंज हुआ इधर से इधर P से Q तक जाने में जो स्केलर फील्ड में चेंज हुआ है उसको हम कह सकते हैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा r। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड, डेल्टा फाई डेल्टा r, दिस इज ओनली रेट ऑफ चेंज। बट ये रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम हो जाएगी अगर ये डिस्टेंस मिनिमम हो गई। सो P से Q तक की डिस्टेंस तो आपको नज़र आ रही है ये, तो ये तो रेट ऑफ चेंज हुआ। बट अगर हमें से मैक्सिमम चेंज की बात की जाए तो ये मैक्सिमम चेंज कब होगा? अगर नीचे जो डिस्टेंस है वो ये हो जाए, देन वी कैन से दिस इज मैक्सिमम चेंज। सो स्केलर फील्ड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम है? इन दिस डायरेक्शन। सो डेल्टा फाई डेल्टा आर मैक्सिमम इन विच डायरेक्शन? जिस डायरेक्शन को हम मैक्सिमम की बात करें, दिस इज n। सो ये जो है मैक्सिमम हो गया है। यहाँ पर डेल ऑपरेटर काम में लिया हुआ है। एक इनफाइनाइटेसिमल चेंज की जब हम बात करते हैं, बहुत ही छोटी चेंज की बात करते हैं, तो हम मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सो वी आर जस्ट पुटिंग डेल्टा फाई डेल्टा आर मैक्सिमम डी फाई बाई डी एन। देयर इज सम, इसे भी डेल कर लीजिएगा, सॉरी, ये थोड़ा बड़ा चेंज है, ये थोड़ा स्मॉल चेंज है। सो इस स्मॉल चेंज, इससे लार्ज चेंज। सो जब भी स्मॉल चेंज की बात की जाएगी तो हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। नाउ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। वेरी सिंपल। सो ये रेट ऑफ चेंज तो है बट मैक्सिमम है। सो वी कैन डिफाइन ग्रेडियंट ऑफ फाई जिस तरह से हम लिखते हैं, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा? डेल्टा फाई डेल्टा आर मैक्सिमम, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई। नाउ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? ग्रेडियंट ऑफ फाई वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन इज डेल्टा फाई डेल्टा एन इज द मैग्नीट्यूड। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन क्या है? एन कैप इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। सरफेस की नॉर्मल की डायरेक्शन में जो भी चेंज है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई। इज दिस क्लियर? ग्रेडियंट ऑफ फाई समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब इसकी संकल्पना के लिए या किसी तरह का एज्यूम्शन है तो आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, मान लीजिए कोई रॉड है या मान लीजिए कोई सरफेस है, और उस सरफेस को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस साइड से उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस साइड में कुछ टेम्परेचर होगा, प्लस एज पर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल कुछ ट्रांसफॉर्म होगा हीट का एक सिरे से दूसरी सिरे की तरफ। ये ट्रांसफॉर्म कैसा भी हो, बट वी कैन थिंक कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है इस तरह की, जैसे हम 3D की बात करें, तो इस 3D में अगर आप एक सिरे पे टेम्परेचर दे रहे हैं तो दूसरे सिरे पे टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो यहाँ पर जो सरफेसेस बनेंगी, इन सरफेसेस पर मान लीजिए अगर टेम्परेचर या जो भी है हम हीट को इस तरह से सप्लाई कर रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से हम टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं। इट माइट बी इक्वल, इट माइट नॉट बी इक्वल, सरफेस के हर पॉइंट पर इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो सरफेस बनेगी उस पर टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होगा। और सिमिलरली अगर हम और सरफेसेस की बात करें इस सरफेस की, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर अलग अलग। मैम आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा और धीरे बोले।
हम एक सरफेस को एक वॉल्यूम एलिमेंट है जो कि मैंने यहाँ बनाया। इस वॉल्यूम एलिमेंट के लिए अगर हम देखें कि ग्रेडियंट क्या होगा या हम ग्रेडियंट की किस तरह से बात कर सकते हैं, ये एक सरफेस है जिस पर कि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जिसको हम हीट दे रहे हैं, तो ये कुछ हीट लेकर और कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर होगी ना। इस सरफेस पे सब जगह पे टेम्परेचर बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो इट कैन बी इक्वल, इक्वी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है यहाँ पर या फिर नहीं भी हो सकती है। बट द पॉइंट इज़ कि दूसरी सरफेस जिसको हमने इस तरह से कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर की कुछ अलग वैल्यूज़ होंगी, और अगर ये सरफेस है तो टेम्परेचर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है ना। सो अगर हम टेम्परेचर में चेंज की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ होते जा रहा है। अब ये जो डिक्रीज़ है या जो इंक्रीज़ है, जब भी हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात करेंगे तो मैक्सिमम चेंज की बात करेंगे, या तो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा, बट द मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। इज दिस ओके? जब भी स्केलर क्वांटिटी की चेंज की बात की जाएगी तो चेंज हो रही है, बट अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन the change is maximum, and that change is called gradient of the scalar field. Any question? Any question? Say no or yes. I cannot see the chat box. No ma'am. Okay. And हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आर यू कंफर्टेबल? ये थोड़ी बहुत इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, आप लोग कंफर्टेबल हैं इसके साथ? Yes, ma'am. Okay. So let's move to the next slide. अच्छा, ओके ओके, आप लोगों ने इसको उतारा? 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। Yes, ma'am. अगर किसी ने नहीं उतारा है तो आई कैन वेट फॉर 2 मिनट्स, लेट मी नो। देखिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, यू हैव टू राइट ऑन द नोटबुक। अगर किसी ने नहीं उतारा है तो प्लीज़ लेट मी नो, जिससे कि मैं यहाँ पर रुक सकूँ। और क्लास के एंड में मैं सारे टॉपिक्स जो आपकी नोटबुक में है किसी को भी कह सकती हूँ, लेट मी शो। आई गेस किसी ने मुझे नहीं कहा रुकने के लिए, तो सब ने उतार लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द मैथमेटिकल ऑपरेटर। एक अच्छी बात यह है कि जब भी हम स्केलर फील्ड, देखिए स्केलर फील्ड मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन होगा, तो जब भी हम किसी भी यादर स्केलर फील्ड हो या वेक्टर फील्ड हो, हम सभी को एक मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में लिखते हैं। सो मैथमेटिकल फंक्शन पर अगर हमें ग्रेडियंट का कोई ऐसा ऑपरेटर मिल जाए जिसको हमें लगाने पर स्केलर फील्ड का जो है ग्रेडियंट मिल जाए, तो हमें एक ऐसे मैथमेटिकल टूल की, ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। सो ये ऑपरेटर क्या होगा, किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप जानते हैं, आपने ग्रेडियंट निकाला हुआ है, बट अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ अलग हो गया तो फिर उस ऑपरेटर का क्या होगा। तो एक जनरलाइज वे में हम एक ऑपरेटर निकाल कर लेकर आएंगे, ड्राइव करेंगे, और फिर इसको हम अलग अलग कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम डाइवर्जन की बात करते हैं तो डाइवर्जन के लिए भी एक ऑपरेटर डिफ़ाइन होगा और कर्ल के लिए भी एक ऑपरेटर डिफ़ाइन होगा। सो ये ऑपरेटर किस तरह से निकालते हैं और ऑपरेटर क्यों निकाल रहे हैं, मैथमेटिकली इजी हो जाएगा। अगर हमारे पास फंक्शन की फॉर्म पता होगी तो हम उस मैथमेटिकल टूल को अप्लाई करेंगे और हमें सीधे सीधे ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो लेट्स सी कि इसका जो ऑपरेटर है वो हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ऑपरेटर के लिए ग्रेडियंट ऑफ फाई, अगर फाई या ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कंप्लीट, फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। सो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी को मैं इन ए कर्व ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, वेयर G1, G2, G3 क्या है, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जो एक्सेस हैं उनके रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, G1, G2, G3 ये सब मैग्नीट्यूड है अलोंग द कोऑर्डिनेट्स। वो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, U1, U2, U3।
सो इन कोऑर्डिनेट्स में जो इनका मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो है g1, g2, g3। और u1, u2, u3 इसके रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर हमने कल देखा, इट इज़ e1, e2, e3 कैप। So E1 cap, E2 cap and E3 cap are unit vector along U1, U2, U3. G1, G2, G3 और मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के लिए। कल ही हमने देखा कि एक स्मॉल डिस्टेंस को हम डेल्टा आर कैप की अगर बात करते हैं एक कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सो वी कैन राइट डेल्टा आर वेक्टर इज E1 H1 डेल्टा U1, E2 कैप H2 डेल्टा U2 एंड E3 H3 डेल्टा U3। लेट्स फाइंड दोनों का स्केलर प्रोडक्ट की हम बात करें, दोनों के स्केलर प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट आप इजीली निकाल सकते हैं। जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर कॉस थीटा। सो जब भी हम थीटा की बात करेंगे, थीटा अगर 90 है देन इट इज़ 0, अगर थीटा 0 है तो द वैल्यू इज़ 1। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये जो टर्म्स हैं यही बच जाएंगी, यानी कि E1 कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगा सिर्फ वही रहेगा। E1 E2 के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल कैंसिल आउट बिकॉज थीटा इज़ 90 डिग्री। E1 E3 का डॉट प्रोडक्ट थीटा 90 होने की वजह से 0। सिमिलरली फॉर E2 E1 E2 E3, E3 के साथ E1 E2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट, H1 G1 डेल्टा U1, H2 G2 डेल्टा U2 एंड थर्ड टर्म। और इस कंप्लीट टर्म को हमने कहा डेल्टा फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू डेल्टा आर। मैंने यहाँ पर शायद स्किप हो गया है। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा फाई डेल्टा एन कैप डॉट डी आर, एंड दिस क्वांटिटी एन कैप डॉट डी आर इज इक्वल टू डी एन। यानी डेल्टा आर जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर डेल्टा एन की डायरेक्शन में उसका जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर सरफेस की नॉर्मल की डायरेक्शन में, दैट्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एन। सो दिस इज चेंज इन स्केलर फील्ड, डेल्टा फाई के बराबर होगा। सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन स्केलर फील्ड। सो ये पूरी क्वांटिटी को हम कह सकते हैं चेंज इन स्केलर फील्ड। नाउ फाई वंस अगेन इज फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। तो फाई फंक्शन है U1 U2 U3 का, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। सो U1 U2 U3 का फंक्शन होने के कारण हम पार्शियल डेरिवेशन के साथ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? मैम G1 G2 G3 क्या चीज़ है, दोबारा प्लीज बताइए। जिस तरह से हमने कहा वेक्टर ए को हम डिफाइन करते हैं, वेक्टर हमको ए को किस तरह से डिफाइन किया था कल, हमने कहा ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू E1 कैप, आई थिंक समवेयर कहीं लिखा होगा, यहाँ भी नहीं है। ओके, वेक्टर ए की जब हम बात करते हैं इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो हम लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ए एक्स आई कैप। ठीक उसी तरह से मैंने कहा ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेडियंट ऑफ फाई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका U1 डायरेक्शन में कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसको मैंने कहा लेट्स से इट इज़ G1। सिमिलरली जैसे हम ए के लिए कह रहे हैं ए एक्स, ए के लिए हमने कहा ए एक्स, तो हम कहते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसका U1 के रेस्पेक्ट में जो भी स्केलर प्रोडक्ट आता, जो भी मैग्नीट्यूड है उसको हमने कहा ए एक्स, सो G1। इसके साथ ही हम मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप यानी कि यूनिट वेक्टर को। अब U1 के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर क्या है, E1 कैप, सो E1 कैप G1, E2 कैप G2, E3 कैप G3, as like we say AX, AY, AZ and I cap, J cap and K cap.
इज दिस ओके? यस मैम। तो हम इस जीवन को फाइंड आउट करें। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट से, हम इस जीवन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन हमें नहीं पता अभी तक कि जीवन क्या आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा, उसी को फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस स्मॉल टूल। मैम ये H1 H2 और H1 H2 H3 कल की क्लास आपने अटेंड की थी? आपने कल की क्लास अटेंड की थी? H1 H2 और H3। H1 H2 H3 क्या है, मैं उसी के लिए पूछ रही हूँ कि कल क्या आपने क्लास अटेंड की थी? हाँ या ना तो बोलिए। नो मैम। हाँ, कल आपने क्लास मिस कर दी ना, तो हमने कल की क्लास नो में मैम नहीं की थी। मॉड ऑफ बीआई मैम, कल की मॉड क्लास ऑफ बीआई या फिर मॉड ऑफ डेल आर टू डेल यू। कोई आंसर दे रहा है इसका? कोई आंसर दे रहा है इसका? मैम ये मैम स्केल समझ में नहीं। मैम somebody answering it और कोई कुछ और बोल रहा है? let me know। मैम मॉड ऑफ BI। mod of BI ओके। मैम मॉड ऑफ डेल आर अपॉन डेल UI। हाँ, वो बिल्कुल डिटेल में हो गया, तो उसी डिटेल को मैंने यहाँ पर स्लाइड में शो कर दिया है। क्या हो रहा है, जिस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो फंक्शन होगा इन कोऑर्डिनेट एक्सिस का u1 u2 u3। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि डेल्टा आर कैप को हम किस तरह से लिख सकते हैं। यस मैम। ना दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसको हम कह सकते हैं BI वेक्टर। ये बेसिकली मैग्नीट्यूड दिखाती है BI वेक्टर। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है BI वेक्टर, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। एक तो स्केलर फैक्टर होगा जो कि वैल्यू बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, और दिस इज द डायरेक्शन। यस मैम। सो हेयर HI कैप, अगर हम इस तरह से लिखें इसको, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं EI कैप H1 डेल्टा U1 डेल्टा U2। इज दिस ओके? यस मैम। बेसिकली अगर इसी का डिफ्रेंशिएशन लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, इसी का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में जो क्वांटिटी आएगी उसके रेस्पेक्ट में एक स्केलर वेक्टर और स्केलर फैक्टर और ऐड हो जाता है। सो आप प्रीवियस स्लाइड से देख लीजिएगा, इट इज़ वेरी इजी कि किस तरह से डेल्टा आर कैप को इस तरह से लिखा जाता है, EI कैप E1 कैप H1 डेल्टा U1 एंड सो ऑन। ना यहाँ दो क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, एक तो ये है हमारे पास फाई को हम इस तरह से डेल फाई हमें ये मिला। दूसरा हम जनरलाइज फॉर्म में जानते ही हैं कि अगर फाई फंक्शन है U1 U2 U3 का, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ कंपेयर दिस क्वांटिटी एंड दिस, इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जा सकता है बिकॉज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल में, इसकी जो फर्स्ट टर्म है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ U1। अगर ये U2 का फंक्शन होती तो इस तरह का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था। ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन इंडिविजुअल टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर टू वेरिएबल्स। सो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को इंडिविजुअली कंपेयर कर सकते हैं और इनको इंडिविजुअली कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये एक दूसरे का फंक्शन होती देन इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल कि हम एक दूसरे को कंपेयर करके कुछ लिख सकें। दोनों को कंपेयर किया, देन वी कैन राइट G1 क्या आ जाएगा, 1/H1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1। आगे तो सिंपल है, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, G2 निकाल सकते हैं और G3 निकाल सकते हैं। और एक बार G1 पता लग गया, देन पुट दिस दिस एंड दिस इन दिस इक्वेशन। और इक्वेशन आपको क्या दे देगी, ग्रेडियंट ऑफ फाई and this is E1 cap H1 delta U1 E2 cap H2 delta U2 E3 cap H3। प्लीज लुक एट इट। किसी को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की? नो मैम।
अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने ग्रेडियंट पढ़ा हुआ है। टेल मी E1 कैप और H1 की वैल्यू क्या होगी? ग्रेडियंट ऑफ फाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप जानते होंगे, आपको उंगलियों पर याद होगा। E1 कैप क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? मैम एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप जे कैप यस। और H1 की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस हाँ 1 में से तो 1 है, इकाई 1 सदिश 1 है, 1 है। सो H1 H2 H3 ये सब तो 1 हो जाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और E1 कैप को आप लिखते हैं आई कैप, E2 कैप जे कैप, E3 कैप के कैप। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वेट कीजिएगा प्लीज़। Is this okay now? यस मैम। ओके, सो इस तरह से। और जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा किसी और सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर H1 H2 H3 की वैल्यूज़ अलग हो जाती हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई का ऑपरेटर हमने निकाल लिया है, बस हमें H1 H2 H3 की वैल्यूज़ पुट करनी है एंड वी विल फाइंड द ऑपरेटर इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैम यस, E1 कैप E2 कैप इनकी वैल्यू क्या आएगी? इनकी वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैप जे कैप के कैप है। हम देखेंगे जब हम रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे कि किस तरह से 1 होती है या किस तरह से इनकी वैल्यूज़ लिखी जाती है। और अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो इनकी वैल्यूज़ किस तरह से बदल जाती है और क्यों बदल जाती है। ओके, और ऑपरेटर को आप जानते हैं, इस वाले ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल ऑपरेटर से। सो दिस इज डेल ऑपरेटर। सबने देखा हुआ है ना डेल ऑपरेटर? यस मैम। सो दिस इज डेल ऑपरेटर ना। अच्छी बात यह है कि अब अगर हमें स्केलर फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के उसमें पता हो, देन वी कैन ईजिली फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई। उस स्केलर फील्ड का हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है और आपने काफ़ी बार ग्रेडियंट निकाला होगा। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। मुझे रुकना है यहाँ पर 2 मिनट, अगर किसी ने इसको कॉपी में नहीं किया है तो। मुझे वेट करना है क्या यहाँ पर कुछ देर? नो मैम। नो मैम। ओके, सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई, जिसमें फंक्शन फाई को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में दिया हुआ है, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रेक्टिलिनियर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। फंक्शन फाई की वैल्यू हमें दी हुई है, फाई क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट दिस। नाउ फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई विच इज़ ए स्केलर फंक्शन। दिख रहा है यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, सो इसे स्केलर क्वांटिटी एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस स्केलर फील्ड को फाइंड आउट करना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई है और उस डायरेक्शन में आपको इस फंक्शन फाई का डेरिवेटिव यानी कि डेल फाई बाय डेल्टा आर निकालना है, बट किस डायरेक्शन में? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई, डेल ऑपरेटर पता है तो चीज़ें इजी हो जाती है। ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए सिंपली आपको एक डेल ऑपरेटर निकालना है, जैसा कि हमने देखा आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड। और जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं देन यू फाइंड दिस एंड यू कैन सी हियर इज आई कैप जे कैप के कैप। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डायरेक्शन मिल गई कि किस डायरेक्शन में होगा? आई कैप जे कैप के कैप। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई मिल जाने के बाद उसने कहा कि एट द पॉइंट दिस, तो हम उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या वैल्यू होगी ग्रेडियंट ऑफ फाई की। सो यू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड यू गेट द ग्रेडियंट ऑफ फाई। अभी ये ग्रेडियंट ऑफ फाई है, सरफेस की नॉर्मल की डायरेक्शन में डेरिवेशन की बात हो रही है।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वेक्टर ए कुछ दिया हुआ है और वेक्टर ए की डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है उसका डिफरेंशिएशन। ग्रेडियंट ऑफ फाई तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर फील्ड है इन अ नॉर्मल डायरेक्शन। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक पर्टिकुलर वेक्टर दिया हुआ है ए और उसकी डायरेक्शन में कुछ निकालना है। तो पहले तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में हमें क्या पता होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो जैसा कि मैंने कहा, आप जानते हैं एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में आपके पास होता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बट अगर कोई वेक्टर है वेक्टर ए, तो उसकी डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है। और वो कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मोड ऑफ वेक्टर है। मोड ऑफ वेक्टर। अब क्योंकि बुक्स में बोल्ड जो लेटर होता है, वो बोल्ड लेटर का मतलब होता है वेक्टर, और जो बोल्ड नहीं है उसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड या मोड ऑफ वेक्टर। तो जब भी आप कोई बुक देखें, जितने भी बोल्ड साइन हैं ये सभी वेक्टर हैं, जो कि बोल्ड नहीं है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंपली ग्रेडियंट ऑफ फाई को अगर मल्टीप्लाई कर दें उसकी डायरेक्शन से, देन वी विल गेट द डेरिवेशन या डेरिवेटिव ऑफ द इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन मिल गई और ग्रेडियंट ऑफ फाई मिल गया। इन दोनों का जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द फाई इन दिस डायरेक्शन वेक्टर। सो हमेशा हर सवाल में ग्रेडियंट पूछा हो ये ज़रूरी नहीं है। हाउ वी कैन यूज़ द ग्रेडियंट टू फाइंड द डेरिवेटिव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इज दिस ओके? मैम एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, वो पूछना क्या चाह रहा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई। इसमें देखिए ग्रेडियंट नहीं पूछा है। यूजुअली आप पूछा जाता है ग्रेडियंट निकालिए इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर ग्रेडियंट नहीं पूछा है। इट इज़ आस्किंग डेरिवेटिव, है ना, क्या चेंज होगा इन फंक्शन फाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर डिफाइन किया हुआ है वेक्टर ए, इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो क्या होगा वो पूछा गया है। सो ये जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करें? ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालें, यानी कि ऐसी दिशा में चेंज को निकालें जो कि उसके सरफेस के नॉर्मल है। फिर उस चेंज को निकालने के बाद अगर हम वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी कैन इजीली डिटरमाइन कि क्या चेंज होगा अलोंग द वेक्टर डायरेक्शन। इस दिशा में चेंज की बात की गई है, जबकि आप किसी भी सरफेस, मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल में सबसे पहले आपने चेंज को निकाल लिया, यानी कि आप ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल चुके हैं। अब आपको किसी और दिशा में चेंज को निकालना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपने इस डायरेक्शन में निकाला, इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस डायरेक्शन में चेंज की बात हो जाएगी। जैसे कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हम कह रहे थे, इस डायरेक्शन में अगर चेंज को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें चेंज पता है इस डायरेक्शन में, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई पता है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी टू द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? लेट मी नो। नो मैम। सो इस तरह से क्वेश्चन सिंपली नहीं हो सकता कि आपको ग्रेडियंट निकालना है, कुछ घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में चेंज की बात की जा सकती है। एंड दिस इज़ हाउ इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हुआ, हम किसी भी दिशा में चेंज को निकाल सकते हैं बाय सिंपली डिटरमाइनिंग द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे रुकना है यहाँ पर और आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, ma'am. Please wait. ओके
यस मैम हो गया। सो हम सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर आई एन नॉर्मल टू द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एट द पॉइंट दिस। आप ही लोगों को करना है। ट्राई टू फाइंड दिस। क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन? आपके पास 2 से 3 मिनट। आधा सॉल्यूशन तो आपको नज़र आ रहा है और रेस्ट आपको करना है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? फाइंड ए यूनिट वेक्टर आई एन नॉर्मल टू द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस एट द पॉइंट दिस। कैन समवन एक्सप्लेन कि क्या पूछा गया है इसमें? क्या निकालना है हमें इसमें? मैम यूनिट वेक्टर निकालना है। सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, और इसके लिए हम जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई किस तरह से निकाला जाता है। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है। निकालिएगा, जो अपना आंसर मैच कीजिएगा। हाफ सॉल्यूशन यहाँ पर नज़र आ रहा है और बाकी हाफ आपको कर देना है। यू हैव 2 मिनट्स। इसी के साथ मैं आपके अटेंडेंस भी ले रही हूँ। सो अटेंडेंस प्लीज़। अनामिका, अनामिका कंवर, अनामिका मीना, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके। अनिशा कुमारी, अनीता, यस मैम। बादल, बादल राठौर, भारती, प्रेजेंट मैम। मैम अनीशा कुमारी प्रेजेंट थी, उनका नेटवर्क इशू हो गया अभी। ओके ओके। दिव्या शर्मा, प्रेजेंट मैम। दिव्या राठौर, प्रेजेंट मैम। गायत्री मीना, प्रेजेंट मैम। ज्ञानी, ज्ञानी रेवार, प्रेजेंट मैम। इशिका, प्रेजेंट मैम। कल्पना, प्रेजेंट मैम। कंचन, प्रेजेंट मैम। कपिशा, प्रेजेंट मैम। करीना, प्रेजेंट मैम। किशांति, सॉरी स्नेहा, प्रेजेंट मैम। पिंकी गोयल, पिंकी गोयल, पूजा, पूजा यादव, पूजा पूजा, ओके बोथ आर प्रेजेंट। प्रज्ञा, प्रेजेंट मैम। प्रियंका मीना, प्रियांशी, प्रेजेंट मैम। रिंकू, हेलो मैम। यस यस, रिंकू, मैम। ओके एवरीवन, अटेंडेंस को थोड़ा बाद में करते हैं। सो डिड यू फाइंड द आंसर? आप लोगों को आंसर मिल गया है?
यस मैम। ओके लेट्स सी मैच Yes, कर ले। ma'am. 2/3 I cap minus 2/3 J cap plus K cap upon 3. राइट। सो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम नॉर्मल डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो ये है ग्रेडियंट ऑफ फाई। यस, जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है वो है ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो अगर एक बार हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लिया देन वी कैन इजीली फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द सरफेस नॉर्मल। तो अभी किसकी बात की जा रही है? सिंपली एक सरफेस हमें दी गई है, उस सरफेस का जो स्केलर क्वांटिटी है वो आपको बताया हुआ है, सरफेस की इक्वेशन आपको दी गई है और उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है। अब इस नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है आप जानते हैं, दिस इज ग्रेडियंट फाई। सो एक बार ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल के देन यू कैन फाइंड आउट ये वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जब भी आपके पास बुक्स आ जाए देन यू कैन फाइंड आउट। नाउ टेल मी व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ फाई फॉर दिस सरफेस? यस यस, मैं प्रेजेंट हूँ, मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो मेरे मिस हो गई अटेंडेंस। कोई बात नहीं, अगर आपकी अटेंडेंस मिस हो जाती है देन यू कैन राइट द चैट बॉक्स कि आप प्रेजेंट है ना। जिसकी भी अटेंडेंस मिस हो जाए वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी आप मुझे बताइए ये सरफेस के करस्पॉन्डिंग जिसमें फाई कांस्टेंट है इसके लिए ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा ऑन दिस सरफेस? जीरो। यस कांस्टेंट, यस कांस्टेंट सरफेस के लिए ग्रेडियंट ऑफ ज़ीरो है। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं और न्यूमेरिकल्स कुछ और भी होंगे जो आपकी बुक्स में हैं और इससे पहले भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक में किए हुए हैं। सो यू कैन गो इन चेक कि आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ गए हैं या नहीं। यहाँ पर सिंपली आपने अभी तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किया है, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के होंगे। तो जब आएंगे तब हम उनको कंसिडर करेंगे। मैम आपको मेरी वॉल्यूम आ रही है? आ रही है?